वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब? कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक कैट बर्थ देती है किटन को, काऊ देती है काफ को और ह्यूमन बीइंग बेबी प्रोड्यूस करता है। तो एक स्पीशीज के जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में रिजेंबल करते हैं। पेरेंट्स या एंसेस्टर से ऑफस्प्रिंग्स को जो भी ट्रेट्स मिलते हैं वो हेरिडिटी के कारण ही होते हैं। द प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब आता है हेरिडिटी का मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। क्या है फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट? जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि स्पर्म मेल से और फीमेल से जो एग होते हैं फ्यूज होके दो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि जाइगोट बोलते हैं। और यही जाइगोट आगे फर्दर डिविजन्स हो के एम्ब्रियो बनता है जिसको भ्रूण भी बोलते हैं, और फिर फर्दर 9 मंथ्स के बाद पूरा बेबी बन के बर्थ लेता है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसके बाद आता है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमा और जोम्स। क्रोमा मतलब कलर के लिए यूज़ होता है, जोमा मतलब बॉडी, मतलब कलरफुल ऐसी थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और इनके ऊपर बीड्स जैसे स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं जो कि हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या फर्दर जनरेशन में हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। क्रोमोसोम का नंबर हर एनिमल में अलग अलग होता है। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम मिलते हैं, 22 ऑटोसोम और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में कि मेल एक्स और वाई क्रोमोसोम देता है और फीमेल एक्स और एक्स क्रोमोसोम देता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स मेल द्वारा होता है। जब वो एक्स क्रोमोसोम देता है तो गर्ल बेबी प्रोड्यूस होती है, और अगर वो वाई क्रोमोसोम देता है, क्योंकि फीमेल जो है वो हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम देगी, तो अगर मेल वाई क्रोमोसोम देगा और फीमेल एक्स क्रोमोसोम देगी तो मेल बेबी प्रोड्यूस होगा। उसके बाद बात आती है बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये चिंकी मिंकी, हाँ जी, ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दोनों फीमेल हैं और बिल्कुल एक जैसे मिलती जुलती हैं। एक्चुअली ये क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब एग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है सेम स्पर्म से, है हमारे लॉज ऑफ हेरिडिटी। पहला लॉ है लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे। इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। हाई आईक्यू पेरेंट्स का, हाई आईक्यू बच्चों का। दूसरा हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ वेरिएशन। हाँ जी, जैसे हेरिडिटी में हम यूँ सुनते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, लेकिन वेरिएशन, हाँ जी, जीन्स वेरिएट भी होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, म्यूटेशन भी उनमें हो सकती है, तो चेंजेस भी हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी हाई आईक्यू वाले बच्चे पेरेंट्स होते हैं और बच्चे जो हैं लो आईक्यू वाले पैदा हो जाते हैं, तो ये है लॉ ऑफ वेरिएशन। तो ये बिल्कुल अपोजिट हुआ फर्स्ट लॉ के। इसी अपोजिशन के चलते थर्ड लॉ का जन्म हुआ जिसको लॉ ऑफ रिग्रेशन या प्रत्यागमन का नियम भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा हाई आईक्यू वाले बच्चे पेरेंट्स के बच्चे जो हैं कम आईक्यू वाले हो सकते हैं, और कम आईक्यू वाले पेरेंट्स के बच्चे कम आईक्यू वाले पैदा हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। पहली थ्योरी है हमारी विजमैन की थ्योरी। विजमैन ने ये बोला कि जर्म प्लाज्म, इसको कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पेरेंट्स जो हैं जर्म प्लाज्म के ट्रस्टी या संरक्षक माने जाते हैं, ना कि बच्चों को के जन्मदाता। इसके बाद आती है हमारी गॉल्टन की थ्योरी। गॉल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग गॉल्टन ने ये बोला कि नॉट ओनली इमीडिएट पेरेंट्स बट हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक को आगे पास करने। नेक्स्ट थ्योरी है मेंडल की थ्योरी। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता था। जेनेटिक्स वो ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं।
मेंडल की थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ एक करेक्टरिस्टिक अपने आप को एक जनरेशन में शो ना करें और अगली जनरेशन में शो करें। उसके बाद आता है डार्विन की थ्योरी। डार्विन की थ्योरी ये बोलती थी कि हमारी सबकी लाइफ में संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, लेकिन जो फिट होता है, सर्वाइवल उसी का होता है जो फिट होता है। उसके बाद हमारा आता है इसके बाद आता है हमारी लेमार्क की थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है कि जैसा कि फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है, जिराफ की फ़ोटो है। एक्चुअली लेमार्क ने जिराफ का एग्जांपल लेते हुए बताया कि लो हाइट की जो वेजिटेशन थी वो ख़त्म होने के बाद जो हाइट पे वेजिटेशन थी उसको खाने के लिए जिराफ ने लगातार कई जनरेशन तक अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, जिसके कारण उसकी गर्दन लंबी हो गई। ये इवोल्यूशन का नियम है और लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी कह सकते हैं इसको।